स्वागत है आप सभी का कानून सीखों में। आज जो एक जजमेंट है वो है कि इसमें खेड़ी है एससी के द्वारा। आज जजमेंट का डेट 26 नवंबर के 2024 का है। उसका एक जजमेंट आया हुआ, हम लोग आज उसको पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह जजमेंट जो है कि किस पे बेसिस है और क्या कारण है। इसका सारा कुछ मैंने निकाल कर रखा है, आप उसको ध्यान से पढ़ें और सुनिए। और ये इसका एक जजमेंट का जो पीडीएफ कॉपी होगा वो आप हमारे ग्रुप में जब आइएगा तो आपको वहाँ दे दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप नंबर पे, हमारा दिया हुआ नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। वैवाहिक विवादों में बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए आरोप अपूरणीय पीड़ा का कारण बनते हैं, यहाँ तक कि बरी होने के पर भी दाग नहीं मिट सकते। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि वैवाहिक विवादों के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया गया, वैस कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है वो 26 नवंबर का है और सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है। उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में वैवाहिक विवादों में रिश्तेदारों की अत्यधिक भागीदारी के मुद्दों को संबोधित किया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता आरोपी संख्या 5 के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिसे उसके पति आरोपी 6 के साथ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 406, 498A, 420 और 120B के तहत फंसाया गया था। अक्सर हम यहाँ पे देखते हैं कोर्ट में कि जो बहुत सारे लोगों का, महिलाओं का एक प्रेशर 498A कुछ भी हो, इसका विवाद जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहता है। सही है कहना कि अगर कभी केस हो जाता है एक परिवार में तो वो फिर महिलाओं का रहना दिक्कत हो जाता है और इस तरीके से ये हमेशा चलते रहता है और ये झूठे आरोप पे आरोप जो है बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे होने नहीं चाहिए। समाज में नियम बनाया जाता है ताकि उसका सही और सदुपयोग किया जा सके, ना कि उसका दुरुपयोग। 498A भी उसी तरीके का है जैसे कि SC ST का लोग मिसयूज़ करते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बातों पे भी वो SC ST जगह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 6 के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया था। उसने आरोपी 5 को वही राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पलटते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। देखिए एसी यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखा तो यह बहुत ही न्यायालय की प्रक्रिया का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। भाई फॉल्स केसेस में इस तरीके से कंटिन्यू करना बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। विवाद की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, शुरू करते हैं। तो उसमें अमित शर्मा जो आरोपी नंबर 5 है, आरोपी नंबर 1 है और शिकायतकर्ता की बेटी वंदना शर्मा के बीच विवाह हुई थी। 23 फरवरी 2019 को संपन्न हुई और यह शादी कुछ समय बाद ही पति के कनाडा चले जाने के बाद बिगड़ गई। दिसंबर 2019 में वंदना भी उसी के साथ रहने लगी और सितंबर 2020 में अमित ने कनाडा में तलाक की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद 3 दिसंबर 2020 को वंदना के पिता ने आरोपी नंबर 5 और 6 सहित परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अब यहाँ तक हो गया मैटर, इसको 1 बाय 1 समझिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि आरोपी में मुख्य रूप से दहेज की मांग। अब देखो आरोप लगाया क्या जाता है, ज़्यादातर अक्सर हम देखते हैं इसमें दहेज की मांग और उत्पीड़न शामिल होता है। हमेशा ये आरोप लगाया जाता है लड़की वाले के तरफ से लड़के वाले पे। आरोपी नंबर 5 जो आरोपी नंबर 6 की पत्नी और पति की चचेरी बहन है, पर आरोप है कि उसने वंदना की कनाडा यात्रा के लिए वीज़ा और टिकट हासिल करने के लिए 15 लाख रुपए की मौद्रिक मांग की थी। अभी देखिए ये अगर चाहिए तो मतलब इस तरीके से बनाया गया एक केस था और न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों, विशेष रूप से प्रीति
गुप्ता बनाम झारखंड राज्य। अभी देखिए ये वो केस है, यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये केस है एक, प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और गीता मल्होत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का व्यापक रूप से सहारा लिया गया। ऐसे केसेस में हमेशा एक रेफरेंसेस होती हैं जो ली जाती है, तो इसमें दो केसेस का रेफरेंसेस है, पहला ये और दूसरा यहाँ पे गीता मल्होत्रा का। पहला प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और दूसरा है गीता मल्होत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का व्यापक रूप से सहारा लिया गया, ताकि बिना किसी ठोस सबूत के दूर के रिश्तेदारों को फंसाकर आईपीसी की धारा 498A के व्यापक दुरुपयोग को रेखांकित किया जा सके। इसलिए ऐसे ये दो केसेस जो हैं इसी पे आधारित है, इस वजह से इस दो केसों का रेफरेंस लिया गया जो आपको इसमें ये दो केसेस मैंने बताया अब उसका। अब है क्या, न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह सर्वविदित है कि वैवाहिक विवादों में घटनाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें बड़ी संख्या में शिकायत शामिल होती है। ऐसा बहुत शिकायत आते रहते हैं, तो आपराधिक मुकदमों से सभी संबंधित लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मुकदमे में अंतिम रूप से बरी होने पर भी अपमान की पीड़ा के गहरे जख्मों को मिटाया नहीं जा सकता। फैसला में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अदालतों को अलग अलग शहरों में रहने वाले या वैवाहिक घर पर कभी कभार ही आने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपी की जांच करनी चाहिए। अब आगे क्या कि पति के करीबी रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न के आरोप जो अलग अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस स्थान पर नहीं गए या शायद ही कभी आए जहां शिकायत करता रहती थी। देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि भाई वो वहाँ पहुँचा ही नहीं कभी, शायद ही कभी ऐसा आया होगा और वो शिकायत करता उसका भी शिकायत कर दी, का स्वरूप पूरी तरीके से अलग होगा। अब न्यायालय ने अतिशय वाले मामलों की पहचान करने तथा उन मामलों में कार्रवाई को रद्द करने के न्यायालयों के कर्तव्य को रेखांकित किया जहां आरोप स्पष्ट, अतिरंजित या प्रथम दृष्टया असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नंबर 6 के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की और शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि आरोपी नंबर 6 के खिलाफ 406 और 498 आईपीसी के तहत कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे। अब देखिए यहाँ पे जो शिकायत करता है वो स्वयं न्यायालय में ये स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो धारा 417 और 420 आईपीसी के शेष आरोपों को खारिज कर दिया गया क्योंकि वे धोखाधड़ी के प्रलोभन के आवश्यक कानूनी तत्वों को पूरा करने में विफल रहे। अब देखिए इस तरीके से समझिएगा कि इसमें जो जितने भी सेक्शंस आते हैं वो सारे सेक्शंस को आप अपने बुक में बेरैक्ट रखिए और उसको पढ़िए कि ये किससे रिलेटेड है और क्या है। इस तरीके का जजमेंट में ये सारे सेक्शंस जो हैं आप अगर पढ़ते जाते हैं तो एक समय आएगा जिसमें कि ये सारे सेक्शंस को आप ऑटोमेटिकली याद रखे हुए रहिएगा। वैसे ये आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नंबर 5 के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सामान्य और किसी भी विशिष्ट सबूत से रहित पाया। रहित मतलब कि उसको सबूत ही नहीं मिल पाया। तो कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के एकमात्र अवहेलना से पता चलता है कि आरोपी संख्या 5 और 6 के खिलाफ इस तरह के आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं और इसके अलावा वे कुछ भी नहीं बल्कि अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करण है जो हमेशा अतिश आशय का सुझाव देते हैं। तो न्यायालय ने क्या किया, उच्च न्यायालय की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने उसके पति आरोपी संख्या 6 के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के बावजूद आरोपी संख्या 5 के खिलाफ स्पष्ट आरोपों की कमी को नज़रअंदाज कर दिया। तो न्यायालय ने कहा कि आरोपी संख्या 5 के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में स्थापित सिद्धांत को दोहराया
देखिए यहाँ पे भी एक केस रेफरेंसेस है। इस तरीके से अगर किया जाता है तो यहाँ पे एक केस पहले से ऐसा हो चुका है, तो उसमें हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल को स्थापित सिद्धांत को दोहराया। तो कहते कि ऐसे केस को इसका रेफरेंस दिया यहाँ पे और ये किया। फिर बताते हैं कि किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्यायालय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब धारा 482 आप आज के डेट में ये BENS हो गया है, तो इसके तहत इसमें जो है इसका सेक्शन जो है आपको कम होकर मिलेगा या बदल गया है, तो वो सेक्शन को आप जो है मिला लीजिएगा अपने बुक में कि वो अभी किस सेक्शन में गया हुआ है। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट ने पायल शर्मा यानी आरोपी नंबर 5 की अपील को स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ FIR और उसके बाद की सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की इस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी नंबर 6 के खिलाफ कार्रवाई बहाल करने की मांग की गई थी। यह निर्णय वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के प्रति न्यायपालिका की सतर्कता को पुष्ट करता है और तथा न्यायालयों द्वारा आपराधिक मामलों में अत्यधिक संलिप्तता से उत्पन्न होने वाली अनुचित उत्पीड़न से व्यक्तियों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल देता है। और यह मैंने आपको बताया ही था कि ये 26 जनवरी 2024 का जजमेंट है। तो यहाँ तक आप इसको, मैं कहूँगा कि इसको पूरा वीडियो को देखें और ऐसे ही जानकारी अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कानून सीखों में। नमस्कार।